इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम को, सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम, ये क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे। सिंपल पेंडुलम में एक मासलेस थ्रेड होता है, एक स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग बोल सकते हो, थ्रेड बोल सकते हो, या वायर, सिंपली वायर बोल सकते हो। और यहाँ पे एक मास यहाँ पे हमने हैंग कर दिया, और इसी बॉब को, इसी मास को हम लोग बोलते हैं, इसको चलो मास कितना ले लें m, इसको हम लोग बोलते हैं बॉब, इसको हम लोग बोलेंगे मासलेस स्ट्रिंग। मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, इसके मास को कंसीडर नहीं किया जाता। मासलेस स्ट्रिंग, इसमें मास है, तो मास है, तो इस अरेंजमेंट को ही हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और इस पॉइंट को जहां पे ये फ्री है मूव करने के लिए, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, ये ऑसिलेट करने के लिए फ्री है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। इसे बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अगर इस तरह का पेंडुलम बहुत ज्यादा है, सिस्टम में 2 या 4 पेंडुलम को रख दिया जाए, और अगर इस बॉब पे अगर मास के जगह, मास के साथ साथ अगर चार्ज को अगर हम पुटअप कर दें यहाँ पे, क्योंकि चार्ज वहीं पे होता है जहाँ पे मास होते हैं। मास के बिना कभी चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अगर इसमें हम चार्ज दे दें, देन व्हाट विल हैपन। तो इस तरह का सिस्टम बहुत लाना है, मतलब एक ही नहीं, इसमें इसके साथ और एक पेंडुलम लगा दे, 2 पेंडुलम लगा दे, 3 पेंडुलम लगा दे, यानी बहुत सारे पेंडुलम का कलेक्शन कर दे यहाँ पे, और सभी पेंडुलम को किसी कॉमन पॉइंट से हैंग कर दे, देन व्हाट विल हैपन। तो वो इक्विलिब्रियम में कैसे आते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, और जब रेस्ट पोजीशन पे आते हैं उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो वो कैसे, हम उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? इसमें 1-2 बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक होता है टेंशन। बहुत बच्चों को टेंशन का डायरेक्शन के बारे में नहीं पता, जो क्लास 11th में पढ़ना था। थोड़ा सा हम इसको पीछे एक बार रिकेप करते हैं कि टेंशन है क्या। टेंशन कहाँ पे लगता है, स्ट्रिंग में या तो थ्रेड में, और सिंपली वायर भी बोल सकते हैं। ये सब में टेंशन एक्ट होता है। टेंशन एक फोर्स है जो स्ट्रिंग में लगता है, थ्रेड में लगता है, और वायर में भी लगता है। तो मासलेस रहते हैं, इसके मास को हम लोग कंसिडर नहीं करते। तो टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम the experiencing body। अब हमको ये चेक करना है कि एक्सपीरियंसिंग बॉडी है क्या। एक्सपीरियंसिंग बॉडी का मतलब होता है, जैसे ये ले ले एक सिंपल पेंडुलम, इसमें मास है। अब इस मास पे हमको फोर्स चेक करना है, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इसके बारे में पता करना है। तो ये बॉडी कैसा हो गया, एक्सपीरियंसिंग बॉडी। और ये जो थ्रेड है जिस एक्सपीरियंसिंग बॉडी से अटैच्ड है, जिसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से अवे लगता है। टेंशन का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द एक्सपीरियंसिंग बॉडी। एक्सपीरियंसिंग बॉडी से हमेशा बाहर की ओर, नहीं अवे, जिससे बाहर की ओर लगता है, इसे बोलते हैं टेंशन। टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टी का जो वैल्यू होगा, ये थ्रू आउट द स्ट्रिंग, अगर ये मासलेस है, अगर ये मासलेस है, अगर इसके मास को अगर हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो टेंशन का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट वो सेम होगा। यहाँ पर भी टेंशन वही होगा, यहाँ पर भी टेंशन यही होगा, सब जगह पे पॉइंट टेंशन का वैल्यू सेम होगा। और ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से अवे होता है। जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यहाँ पे, तो इससे किधर लगेगा, बाहर की ओर, टेंशन का डायरेक्शन हो जाएगा नीचे। तो ये हुआ टेंशन के बारे में। ये क्लास 11th हम लोग पढ़े हैं, ज्यादा डिटेल्स हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जरूरत पड़ेगी अभी यहाँ पे टेंशन की। नेक्स्ट है
एफबीडी ड्रॉ करने आनी चाहिए। एफबीडी मींस फ्री बॉडी डायग्राम, कौन कौन सा फोर्स कहां पे कितने बॉडी पे कौन किस डायरेक्शन में लग रहा है उसके डायग्राम को आपको शो करना है, उसे बोलते हैं एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी के बारे में जानना है। एफबीडी को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसके बारे में भी आपको जाननी चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम, इसको बोलते हैं फोर्स डायग्राम। फोर्स डायग्राम। अब फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। तो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होंगे और डायरेक्शन भी हो, तो डायरेक्शन के साथ फोर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है, उसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं वन बाय वन कैसे प्रॉब्लम पे इसको सॉल्व करेंगे। चलो सिचुएशन 1 लेते हैं। सिचुएशन फर्स्ट क्या है कि एक बॉब है, यानी सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम हम लोग ले लिए, जिसको बोलते हैं मासलेस स्ट्रिंग। क्या बोलेंगे? मासलेस स्ट्रिंग। और ये बॉब है। बॉब पे मास कितना दिए? m। अगर बॉब पे मास m है तो अर्थ जो है एक फोर्स लगाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस फोर्स को बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हमेशा अर्थ की ओर होगा, अर्थ के सेंटर की ओर होता है, दिस कॉल mg। वेट हमेशा नीचे की ओर लगता है। सेकंड, इसमें एक फोर्स और चेक करना है कि स्ट्रिंग लगा हुआ है। बताएं कि स्ट्रिंग पे एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं टेंशन। तो टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से बाहर की ओर, ये हुआ टेंशन। अब इस सिचुएशन पे T का जो वैल्यू है mg के इक्वल है। T का वैल्यू mg के इक्वल है, तभी तो रेस्ट पे है ये। तो इस पोजीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, कोई फोर्स इस पे अभी एक्ट नहीं हो रहा है। चलो इसमें हम दे देते हैं चार्ज। इस मास के साथ कुछ चार्ज भी हमने इसमें दे दिया। अब इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये चार्ज पे फोर्स तब लगता है जब अनदर चार्ज इसके बगल में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन हाँ, ये फील्ड क्रिएट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, लेकिन अपने में ये चार्ज कभी फोर्स नहीं लगा सकता है। जो फील्ड को क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपने आप में कोई फोर्स नहीं लगाता है। तो इस चार्ज के चलते कोई फोर्स यहाँ डेवलप नहीं होगा। लेकिन मास है तो मास के चलते क्या आया? mg। और थ्रेड में क्या आया? टेंशन। ये हुआ सिचुएशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड सिचुएशन में देखेंगे। सिचुएशन 2। टू अनचार्ज बॉब ले लिए, यानी टू अनचार्ज सिंपल पेंडुलम हमने यूज किया। दोनों ही अनचार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ मास है। और दोनों के एक साथ हैंग कर दिया किसी कॉमन पॉइंट से, इसको बोलेंगे कॉमन पॉइंट। इसको बोलेंगे कॉमन पॉइंट। ठीक है, इसमें मास है, ये मासलेस है स्ट्रिंग। अब इस पे सिर्फ वेट होगा और ऊपर में क्या होगा? टेंशन। तो बैलेंस करेंगे दूसरे को। ये दोनों के बीच में एक और फोर्स लगता है, दो मासेस के बीच में, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस फोर्स का वैल्यू हमको पता है Gmm/r²। ठीक है, तो अभी इसके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। दोनों एक, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है, दोनों अट्रैक्ट करके एक दूसरे से कांटेक्ट में है। लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं, तो ये रिपेल कभी नहीं करेगा। चार्ज होता, अगर लाइक चार्ज होते तो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज होते तो अट्रैक्ट करते हैं। जब इसमें चार्ज होगा तभी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अभी यहाँ कोई रिपल्सन नहीं होगा, नो रिपल्सन, नो रिपल्सन। ये भी अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे, क्योंकि जितना टेंशन ऊपर लग रहा है उतने ही नीचे इसका वेट लग रहा है। और ये हुआ इसका मीन लाइन, हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल लाइन, यानी इस पे कांटेक्ट में, दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है। तो कोई भी डेविएशन अभी इसमें पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन 3 क्या है? अगर दोनों में चार्ज दे दें, दोनों बॉब में अगर हम चार्ज दे दें, then what will happen?
दोनों में मास है, चलो m मास ले ले, दोनों में चार्ज कितना ले ले, दोनों चार्ज। मास के चलते तो रिपल्सन होगा नहीं, मास के चलते अट्रैक्शन होता है। रिपल्सन होगा लाइट चार्जेज में, लाइट चार्जेज रिपेल विद ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगा, और ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगा, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलंबियन फोर्स, और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन में। देन व्हाट विल हैपन, सिचुएशन इज लाइक दिस, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा ड्यू टू रिपल्सन। रिपल्सन के चलते ये सिचुएशन क्रिएट हो गया। ये हुआ थीटा, ये हुआ थीटा। चलो इसको थीटा 1 इसका थीटा 2 कर दें। अब हम चेक करते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा कि नहीं। दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, फोर्स दोनों पे लग रहा है। फोर्स का वैल्यू चेंज होते जाएगा, जैसे जैसे ये दूर जाएगा ना फोर्स का वैल्यू घटेगा, डिक्रीज करते जाएगा। तो फोर्स डिक्रीज करते जा रहा है, सेपरेशन तुम्हारा बढ़ रहा है, ये सेपरेशन हो गया। इस पे वेट किधर जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका ये वेट किधर जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। टेंशन किधर जाएगा, ऑलवेज अवे फ्रॉम द एक्सपीरियंसिंग बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। और ये हुआ टेंशन, ये हुआ टेंशन। इतने सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, और एक फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। बताओ कौन सा फोर्स यहाँ पे और एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एक फोर्स और एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें मास है, इसमें भी मास है, तो दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स तो होगा। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव नेचर का होता है। Fg का वैल्यू होता है Gm अपॉन r स्क्वायर, और Fe का वैल्यू होता है Kq अपॉन r स्क्वायर। But we know that Fa is much greater than the gravitational force। बहुत ज्यादा बड़ा होता है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में आते हैं नेचर में, जो न्यूक्लियर फोर्स के बाद आते हैं। तो ये Fe जो है इस ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी बड़ा होता है। ये हमने प्रूव भी किया था कूलम्ब्स लॉ में, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो ये फोर्स बहुत ज्यादा होने के चलते इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं कि दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है। ऐसे देखा जाए कि Fe माइनस Fg, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका नेट रिजल्टेंट वैल्यू क्या है, देखो ये बहुत बड़ा ये समुद्र है नहीं, और ये छोटा सा लोटा में पानी डाल दे समुद्र में या निकाल लें, तो ये समुद्र को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो Fe का वैल्यू, Fe माइनस Fg का वैल्यू क्या कहलाएगा, बहुत बड़ा ये क्वांटिटी है, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, Fe मिलेगा। ठीक है, सो वैल्यू विल बी Fe। तो इस फोर्स को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स को। ठीक है, अब बताओ इसमें और कौन का ये फोर्स, अब ये तो आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। अभी किसी भी इंस्टेंट पे बात करें, एट एनी इंस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम बात किए हैं तो नेट फोर्स का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब। तो बॉब पे नेट फोर्स का वैल्यू बताओ। एक T लग रहा है, एक Fe लग रहा है, एक Mg लग रहा है, सब अलग अलग एंगल पे है, कैंसिल नहीं कर सकता है ये सब। तो कैंसिल तब होता है जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन आता है, वो सिचुएशन क्या है देखेंगे हम लोग। अब बताओ इस T को अगर हम प्रोजेक्ट करें, देखो इसका दो कंपोनेंट में मैंने कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया T को। अगर ये थीटा है, दिस एंगल विल बी थीटा 1, अगर ये थीटा 1 लिए तो, और ये है तुम्हारा, इसको इधर प्रोजेक्ट करोगे तो मिलेगा T cos थीटा। थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड cos कंपोनेंट। इसको इधर प्रोजेक्ट करोगे तो मिलेगा T sin थीटा। अब थोड़ा ध्यान दें कि ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे का बैलेंस किया है, जिसके चलते बॉब इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। बॉब का ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि T cos थीटा बैलेंस्ड विद Mg। अब रही बात Fe की और ये T sin थीटा की, तो नेट फोर्स का जो वैल्यू होगा Fe माइनस T sin थीटा होगा। दिस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे। अभी हम बात नहीं कर रहे इक्विलिब्रियम में, अभी ये आगे बढ़ ही रहा है, ये मूव कर रहा है। ये किसी भी इंस्टेंट पे जो वैल्यू होगा Fe माइनस T sin थीटा होगा। नाउ व्हाट विल हैपन,
अगर हम इस डिस्टेंस को बढ़ा दें, चलो इस डिस्टेंस का नाम दे दें x, ये डिस्टेंस का नाम दे दिया x, ये x1 ये x2 सब। अभी हम नहीं कह रहे कि दोनों इक्वल है। अब ये x जो है, अगर ये x का वैल्यू का अगर इंक्रीज करे जाए, चलो इसको आप रहने दें, इसी किसी एक पर्टिकुलर पे बात कर रहे हैं, अगर ये सेपरेशन का वैल्यू को बढ़ा दें, x इंक्रीजेस, देन व्हाट विल हैपन, x इंक्रीज करेगा तो fe का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, fe विल बी डिक्रीज। fe जब डिक्रीज होगा तो कौन सा एंगल बढ़ रहा है, ये एंगल बढ़ रहा है, वर्टिकल से ये एंगल तुम्हारा क्या है, बढ़ रहा है। देन sin theta, and that means theta increases, then sin theta will be also increases, क्योंकि थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो sin थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। 0 पे 0 होता है, 90 पे तुम्हारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम, तो ये इंक्रीज करेगा। जब ये इंक्रीज होगा तो होल क्वांटिटी विल बी आल्सो इंक्रीजेस, देन sin थीटा विल बी आल्सो इंक्रीजेस। तो ये डिक्रीज हो रहा है और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा फोर्स है, ये छोटा फोर्स है, तभी तो ये आगे की ओर बढ़ रहा था ना नेट फोर्स का। बट अगर t sin थीटा का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करते जाए और इसके इक्वल हो जाए तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं, इफ fa इज इक्वल टू t sin थीटा, बढ़ते बढ़ते अगर दोनों इक्वल हो जाए, देन नेट फोर्स विल बी जीरो। तो नेट फोर्स विल बी जीरो, और जब ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे नेट फोर्स, ये तो बैलेंस किया हुआ था, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे, देन नेट फोर्स विल बी जीरो। और जैसे वो नेट फोर्स जीरो होता है तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, यानी बॉब आगे की ओर मूव नहीं करके यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस पोजीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो x increases then fa will be decreases, theta increases, sin theta also increases, then t sin theta also increases. So overall net value will be decreases. तो नेट वैल्यू जो होता है फोर्स का धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है, डिक्रीज होते होते एक समय आएगा कि फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये कब जीरो होगा, जब fe का वैल्यू t sin थीटा के इक्वल होता है। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। नाउ अब हम बात करते हैं एंगल की। एंगल इक्वल कैसे होगा, नेट फोर्स इधर लग रहा है, दिस इज द नेट फोर्स, इस डायरेक्शन में लग रहा था किसी भी सिचुएशन पे, और ये डिस्टेंस है x। चलो ये डिस्टेंस कुछ और। अच्छा बताओ, यहाँ पे मास है m, मास क्या है m, यहाँ भी मास कितना है m। अब इसमें नेट फोर्स इधर लग रहा है, इसमें भी नेट फोर्स इधर लग रहा है F नेट। मतलब दोनों का मास अगर सेम है तो ये डेविएशन भी इक्वल होगा। अगर दोनों पे मास सेम है तो दोनों पे ये जो डेविएशन हुआ एंगल थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल होगा। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, कब, जब दोनों का मासेस क्या हो, इक्वल हो। क्योंकि यहाँ पे डेविएशन जो होता है इसके चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। बता रहे क्यों, एक सिचुएशन और लेंगे कि मास पे डिपेंड करता है। अगर मास अगर दोनों का इक्वल है तो डेविएशन भी सेम होगा, क्योंकि दोनों पे नेट फोर्स का वैल्यू, ये जो F नेट लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों पे सेम लगेगा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर होता है, ये सेपरेशन। दोनों पे चार्ज सेम है, ठीक है, तो इस चार्ज का प्रोडक्ट होता है। जितना फोर्स ये लगता है उतना ही फोर्स इसमें भी लगता है, Fe का वैल्यू। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है इस मास पे अगर लगेगा तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट दिया, मान लिया x डिस्प्लेसमेंट दिया, तो यहाँ भी मास m ही था, इसको ही कितना डिस्प्लेस करेगा, x डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो दोनों पे सेम डिस्प्लेसमेंट जब होता है यहाँ पे, तो थीटा 1 एंड थीटा 2 बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हो। ठीक है, अगर सिचुएशन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, देखो ये हुआ इसका वर्टिकल लाइन जहां से वो डेविएट किया। चलो ये मास ले लिए m और इसका मास ले लिए 2m। चलो चार्ज हमने सेम रखा, चार्ज सेम रखा तो फोर्स लग रहा है इधर, इसमें भी फोर्स लग रहा है इधर। एट्रैक्टिव फोर्स को मैंने नेगलेक्ट कर दिया पहले ही, दोनों के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स को नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, नीचे इसका लगता है mg, ऊपर लगता है ये टेंशन होगा, इधर भी टेंशन होगा, नीचे इसका क्या लिखेंगे 2mg। ना
अब बताओ फोर्स, नेट फोर्स इसमें कितना लगा, एफ नेट, एफ ई माइनस इधर जो लगता है टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, इधर भी लग रहा है एफ ई, एफ नेट का वैल्यू कितना होगा, एफ माइनस टी साइन थीटा। अब बताइए ये जो एफ नेट है, ये जो एफ नेट है, दोनों पे लग रहा है, इस मास पे भी इस मास पे। हेवी मास किसका है, 2m का, तो जिसका हेवी मास होगा उसका डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, x1 और ये x2। तो यहाँ पे x1 ज्यादा होगा x2 से, x2 का डिस्प्लेसमेंट कम होगा क्योंकि इसका हेवी मास है, तो ज्यादा हेवी मास होने से चलते ये इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा और ये लाइटर मास होने के चलते इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। तो अगर दोनों का मास अनइक्वल है देन ये दोनों का जो एंगल जो वर्टिकल से बना रहा है ये दोनों भी क्या होगा, अनइक्वल होगा। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज यहाँ पे 2q भी रहेगा तो ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। अगर ये दोनों पे अगर मास सेम है, मास सेम और अगर चार्ज अगर अनइक्वल है तो ये डेविएशन का वैल्यू सेम होगा, थीटा और ये थीटा सेम होगा। मास सेम होने से और चार्ज अगर अनइक्वल होने से डेविएशन का वैल्यू सेम होगा। बट अगर मास अगर अनइक्वल है तो डेविएशन भी क्या होगा, अनइक्वल होगा। तो इससे ये पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो वर्टिकल लाइन से जो एंगल बनता है वो डिपेंड करता है मास पे, नॉट चार्ज पे। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, इसके बाद हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, द एंगल मेड by the string, angle made by the string with the vertical depends upon mass of the ball, not on charge। चार्ज पे डिपेंड नहीं करके वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, वो मास पे डिपेंड करता है। जिसका मास ज्यादा होगा उसका डेविएशन कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग। ना चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। टू आइडेंटिकल बॉल हैविंग mass m and charge q are suspended from a common point, by silk thread of length L। ठीक है, find the equilibrium separation, between two charges, between two balls when angle between two string is 2 theta, which is small, जो एंगल बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन पे हमको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन फाइंड आउट करना है दो बॉल के बीच का। जब एंगल कितना हो दो थ्रेड के बीच में, 2 थीटा। तो मास और m दिया हुआ है, चार्ज q दिया हुआ है और थ्रेड का लेंथ कितना दिया हुआ है, l। ठीक है,
तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्विलिब्रियम सेपरेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। दो बॉब रखे होंगे, दोनों पे चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने के बाद ये यहां पे आके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। कोई डिस्टेंस जाने के बाद क्या होता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता है और टेंशन T sin थीटा का वैल्यू बढ़ जाता है, और एक समय आएगा जहां दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं और रेस्ट पोजीशन पे आएगा। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मास m है, इसका भी मास m है, चार्ज क्या है q, इसका भी चार्ज। ये एंगल कितना है 2 थीटा, दैट मींस वर्टिकल से कितना एंगल बना होगा थीटा एंड थीटा, वर्टिकल से थीटा एंगल बना, दोनों का लेंथ l दिया हुआ है, ठीक है। इसका वेट किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका ये वेट किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। टेंशन का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द एक्सपीरियंसिंग बॉडी, अवे फ्रॉम द एक्सपीरियंसिंग बॉडी। एक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा ड्यू टू चार्ज, कोलंबियन फोर्स, कोलंबियन फोर्स, ठीक है। अब इस T को हम क्या करेंगे, इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना है, यानी कह रहा है कि ये चार्ज यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे। रेस्ट पोजीशन का मतलब हुआ कि इस फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स चाहिए, इस फोर्स को भी बैलेंस करने वाला कोई फोर्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इस T को हमने कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। ये थीटा है, दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा एंड दिस इज T cos थीटा। प्रोजेक्शन कर दें T cos थीटा, इसको प्रोजेक्शन कर दें T sin थीटा, यहां पर भी यही आएगा T sin थीटा, T cos थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा। मैंने बताया था कि अगर दोनों का मास अगर सेम है तो ये डेविएशन भी सेम होगा, थीटा थीटा वैल्यू सेम होगा, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसमें सोचना नहीं है ज्यादा। अब देखना है कि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा। सेपरेशन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कुछ दिया हुआ, तो इसी को तो फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू क्या होगा, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम सेपरेशन। जब ये थीटा काफी छोटा, थीटा क्या है स्मॉल एंगल, तो मतलब इस x का लीनियर सेपरेशन, बहुत ज्यादा बड़ा एंगल होगा तो ये कर्व हो जाएगा ना। तो कह रहा है कि थीटा बहुत छोटा है जिसके चलते ये लीनियर दिख रहा है, और लीनियर सेपरेशन का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चार्जेस आर एट रेस्ट, चार्ज इन इक्विलिब्रियम position, in equilibrium what will happen, this force balanced with T sin theta, and T sin theta must be equal to F, force of repulsion between two charges, and T cos theta balanced with mg, vertically downward। ये हमेशा नीचे की ओर लगता है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये बहुत बड़ा इक्वेशन नहीं कर सकते हो, लेकिन इसको बोलो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो इक्वेशन अगर लिख लेंगे तो बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ से निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं गाइडिंग इक्वेशन। इसलिए बोलते हैं गाइडिंग इक्वेशन क्योंकि इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे फाइंड आउट हो जाते हैं। अब बताओ, हमको निकालना है x का वैल्यू कि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा जब ये रेस्ट पोजीशन पे आ जाए। तो कैसे निकालोगे, दोनों को डिवाइड कर दो 1/2 क्या मिलेगा, वी गेट, अब टी कैंसिल आउट, sin थीटा बाय cos थीटा क्या मिलेगा, tan थीटा। इधर आएगा f डिवाइडेड बाय mg। लेकिन यहाँ पे f का वैल्यू हम अगर निकाला जाए तो क्या लिख सकते हो, f का वैल्यू को tan थीटा इक्वल टू 1/mg। f का वैल्यू बताओ 1/4 एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, क्योंकि ये कोलंबियन फोर्स है और कोलंबियन फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पे, नॉट मास पे।
तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे एक्स का तो वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे तो एक्स नहीं है। इसको हम क्या करते हैं कि थीटा को हम एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ना tan theta, as we know that theta is very small, theta is small, अगर थीटा बहुत छोटा है then we can write sin theta is equal to theta, cos theta is equal to 1 and tan theta is equal to theta। ये पढ़े होंगे मैथमेटिक्स जब थीटा का वैल्यू छोटा होता है। तो बताओ tan थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो, therefore theta is equal to 1 upon mg 1 upon 4 pi epsilon naught q square upon x square, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आएगा ना। ये थीटा बहुत ही छोटा है, थोड़ा सा इस सिचुएशन को यहां पे थोड़ा सा देखेंगे। ये डिस्टेंस x है, ये एंगल थीटा, इसको L बोलेंगे, ये सेंटर हो गया, चलो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। और ये x है। तो बताओ थीटा का वैल्यू पड़े हो गए, थीटा इक्वल टू होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस, बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ कितना हो गया इस थीटा के लिए x, रेडियस क्या कहलाएगा L। तो थीटा की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, x बाय L, x बाय L। x ये लेंथ कितना हुआ, और सॉरी इस लेंथ अगर टोटल लेंथ x है तो ये लेंथ कितना होगा x बाय 2, तो यहाँ पे लिखोगे x बाय 2 और ये लेंथ कितना है L। सो 1 अपॉन mg 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। सो वैल्यू विल बी x डिवाइडेड बाय 2L 1 अपॉन mg 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो q स्क्वायर इंटू L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, इतना आएगा, ठीक है। q स्क्वायर इंटू L, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचा और ये mg, ठीक है। सो x का वैल्यू क्या मिला, सो x का वैल्यू मिला q स्क्वायर बाय L, q स्क्वायर इंटू L 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, इसका पावर क्या लिखोगे 1 अपॉन, एंड दिस इज द वैल्यू इक्विलिब्रियम सेपरेशन। कब, जब इस एंगल का वैल्यू काफी छोटा लेंगे, ठीक है, उस सिचुएशन ना। हाँ, इसमें एक चीज और, इसमें और क्या पूछ सकता है एग्जाम में, और क्या पूछ, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 क्या पूछा जा सकता है कि मास नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मास का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, m का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, m का वैल्यू को फाइंड आउट, चार्ज दिया हुआ, मास का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये सेपरेशन में नहीं गिवन है, L सिर्फ दिया हुआ, इस मास का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिचुएशन 2 में कह रहा है टू फाइंड m का वैल्यू कैसे कर लो, फिर वही इक्विलिब्रियम के लिए लिखेंगे। इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, t sin थीटा इक्वल टू f एंड t cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। फिर दोनों को डिवाइड करोगे 1 अपॉन 2 तो मिलेगा क्या, tan थीटा एंड f डिवाइडेड बाय mg, ठीक है। अब बताओ tan थीटा, यहाँ पे हम सेपरेशन तो दिया नहीं है, सेपरेशन को निकालना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे कि इस लेंथ को, अगर इस L, ये L है और ये तुम्हारा क्या है 90 माइनस थीटा, ये थीटा एंगल पे है, तो इस L का दो कंपोनेंट ऐसे, ये L, ये एंगल थीटा, ये कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा,
तो L का ये कंपोनेंट कितना होगा, L cos थीटा। इसको इधर प्रोजेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, L sin थीटा। यानी ये लेंथ अगर निकाला जाए इस ट्रायंगल में तो ये लेंथ कितना आएगा, L sin थीटा। सो दिस लेंथ विल बी L sin थीटा एंड दिस लेंथ विल बी आल्सो L sin थीटा। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितना मिला, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना मिला, 2L sin थीटा। सो वैल्यू विल बी 1/mg, फोर्स का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन टोटल लेंथ इन बिटवीन द टू चार्जेस, सो 2L sin थीटा होल स्क्वायर। अब यहां से क्या निकालना है, m का वैल्यू। सो m का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, यहां से m निकालोगे तो m को इधर ले आओ, वैल्यू क्या आएगा, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 4L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और ये tan थीटा पे नीचे आएगा, tan थीटा नीचे आएगा। इसी को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, m इज इक्वल टू हो जाएगा q स्क्वायर cot थीटा। tan थीटा को ऊपर लेंगे तो ये हो गया cot थीटा। सो वैल्यू विल बी ये कितना होगा, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, और g भी छूट गया ना, g यहाँ पे आ जाएगा, g आएगा, g L स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा। ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी। तो ये हम निकल गए यहाँ से। बहुत इस दो इक्वेशन से बहुत सारे पैरामीटर्स का वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको गाइडिंग इक्वेशन। और कभी कभी क्या रहता है क्वेश्चन में कि क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, क्यू स्क्वायर का प्रूव करने के लिए, प्रूव दैट इसी सिचुएशन में क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाला जाए, यहां से अगर क्यू स्क्वायर निकाला जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, ये कितना होगा, 4L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। ये वैल्यू भी निकालने के लिए बोला जाता है, तो ये से निकल जाएगा। ये प्रूव करने के लिए बोला जाता है कि क्यू स्क्वायर का वैल्यू ये होगा। ठीक है, ये 4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 16 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को यहाँ से क्यू स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। यानी ये तुम्हारा मेन इक्वेशन हुआ। इस दो इक्वेशन के हेल्प से हम क्यू स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और मास का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, सेपरेशन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक पूछा जाता है, और एक इसमें टेंशन, टू फाइंड टेंशन, टू फाइंड टी का वैल्यू निकालने पूछा जा सकता है। टेंशन का वैल्यू क्या होगा, बोलो, टेंशन का वैल्यू। तो टेंशन का वैल्यू क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 के स्क्वायरिंग में एडिंग कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को, तो मिलेगा टी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। 1 और 2 के स्क्वायरिंग में एडिंग करेंगे तो ये मिलेगा, और यहाँ से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। सो टी स्क्वायर इक्वल टू आएगा एफ स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। सो टी विल बी रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। यहाँ से टेंशन निकाल सकते, ठीक है। हाँ, और एक सिचुएशन क्या है इसमें, और एक सिचुएशन क्या पूछा जा सकता है कि अगर होल सिस्टम को अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट में प्लेस्ड कर दिया जाए, ठीक है, इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में अगर हम इसको प्लेस करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या होता है, ग्रेविटी लेस होता है, यानी mg का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी वेटलेसनेस कंडीशन आएगी, यानी वहां पे वेटलेसनेस होगा, मतलब वहां वेट महसूस नहीं होगा, किसको, बॉब को। तो वेटलेसनेस के कंडीशन पे देखो ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, tan थीटा इक्वल टू आया है f डिवाइडेड बाय mg, दोनों को डिवाइड करने के बाद mg का वैल्यू 0 हो गया, सो f डिवाइडेड बाय 0 दैट मींस इनफिनिट, देन थीटा विल बी 90 डिग्री। थीटा 90 होने का मतलब क्या हुआ, थीटा 90 होने का मतलब ये थीटा का वैल्यू बढ़ते बढ़ते ऐसे हो जाएगा, यानी सिचुएशन इज लाइक दिस। सिचुएशन इज लाइक दिस, तो सिचुएशन इस तरह से मिलेगा, यहां पे बॉब आ गया, यहां पे बॉब आ गया, इधर फोर्स लग रहा है F और इधर टेंशन हो जाएगा T, यानी टेंशन जो होगा यानी T sin थीटा का जो वैल्यू होगा वो T के इक्वल होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 हो जाता है, थीटा का वैल्यू 90 हो जाता है। देखो
ये 90 बना, ये भी कितना बना 90। तो अगर ये 90 होगा तो t sin थीटा को क्या लिख सकते हो, t के इक्वल। तो ये f और t इक्वल हो जाएगा, इधर भी t और ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में। तो ये इस तरह से स्ट्रेट आ जाता है और थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा 90 डिग्री। टेंशन मैक्सिमम हो जाएगा, टेंशन का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा और उस समय फोर्स को बैलेंस कर देगा। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा लास्ट सिचुएशन। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं थोड़ा मजबूर हूँ। सिचुएशन देखेंगे, ये लास्ट सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन थर्ड, सिचुएशन थर्ड, इसको एनालिसिस कर लेते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम बनेगा इससे, इसको एनालिसिस करते हैं। क्या एनालिसिस करें, चलो मेरे पास दो मीडियम, हम बात कर रहे हैं इन एयर मीडियम, इन एयर मीडियम। अगर एयर मीडियम में इसको रखा जाए तो ये सिचुएशन क्रिएट होगा। ये सिचुएशन क्रिएट होगा। ये एंगल थीटा, ये एंगल भी क्या लिया थीटा। टेंशन इधर लगता है t, टेंशन का वैल्यू t। ये सब क्लास 11 में पढ़े होंगे, सारा सिचुएशन समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। ये यहाँ पे आके रेस्ट पोजीशन पा जाता है। इधर हो जाएगा t sin थीटा, ये थीटा है, t cos थीटा, t cos थीटा, इस एंगल को थीटा बोलेंगे। इसका वेट नीचे आएगा mg। दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने कितना फाइंड आउट किया 2l sin थीटा। अगर ये थीटा रहेगा, ये l है, ये भी l है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये सिचुएशन किस मीडियम में है, t sin थीटा। ये सिचुएशन किस मीडियम में है, एयर मीडियम में। जब एयर मीडियम में है तो यहाँ पे आके ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है, रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है। देखो t को मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, t cos थीटा बैलेंस किया इसको, t sin थीटा बैलेंस किया इसको। इसे बोलते हैं कूलम्बियन फोर्स। क्लियर है ना। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आईआईटी वगैरह में जेईई मेंस के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो उसी को एनालिसिस मैंने कर रहा था। तो यहाँ पे देखो इन इक्विलिब्रियम t sin थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे f, एंड t cos थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे mg। ठीक है, अगर दोनों को डिवाइड किया जाए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमको क्या मिला था, tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू क्या मिला f डिवाइडेड बाय mg। क्लियर है, f डिवाइडेड बाय mg। अब यहाँ पे अगर हम tan थीटा का वैल्यू, f का वैल्यू लिखा जाए तो 1 बाय mg लिखोगे। f का वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम। सो 2l sin थीटा, सेपरेशन का होल स्क्वायर लेते हैं, होल स्क्वायर। ये सिचुएशन इक्वेशन नंबर ए कर देते हैं, इक्वेशन नंबर ए। अब कहता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है अगर वो लिक्विड में डाल दिया जाए, लिक्विड में इसको इमर्ज कर दिया जाए, देन व्हाट विल हैपन। पूरा का पूरा सिस्टम अगर लिक्विड मीडियम में डाल दिया जाए तो एक इक्वेशन हमको मिल गया। ये किस मीडियम की बात हो रही है, एयर मीडियम में। तो एयर मीडियम में परमिटिविटी जो होता है, एयर मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी वो 1 होता है। यहाँ पे इसलिए इसका वैल्यू यूज नहीं किया। अब ये होल सिस्टम को कहां पर डाल दें, इन लिक्विड मीडियम, इन लिक्विड मीडियम। और इस लिक्विड मीडियम में जैसे इसको डालोगे तो क्या होगा, देखो पूरे सिस्टम को मैंने लिक्विड मीडियम में डाल दिया। कुछ चेंजिंग आएगा यहाँ, पूरे सिस्टम को मैंने लिक्विड मीडियम में डाला। अब कुछ चेंजिंग आ रहा है, क्या क्या चेंजिंग आएगा, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्डअप हो गया। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट है आपका बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स के बारे में जो नहीं जानते इस चीज को जान ले। बायंसी फोर्स होता क्या, अभी हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, एफ भी लिखने का तरीका।
बायनेंसी फोर्स का जो वैल्यू होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड होता है। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के इक्वल होता है कि कोई बॉडी को अगर लिक्विड में इमर्ज्ड किए तो वो कितने वेट को वो डिस्प्लेस्ड करेगा, जितना वेट वो डिस्प्लेस्ड करता है लिक्विड को उसी वेट के इक्वल होता है बायनेंसी फोर्स, और ये हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होता है। ठीक है, तो वेट का मतलब होता है मास ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द लिक्विड इनटू जी, m इंटू जी, इसको बाहर गिर, m इंटू जी, मास ऑफ द लिक्विड इंटू जी, इसी को बोलते हैं वेट ऑफ द लिक्विड। अब बताओ मास ऑफ द लिक्विड को क्या बोलते हैं? मास ऑफ द लिक्विड को क्या बोलोगे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास इक्वल टू क्या आता है? वॉल्यूम इंटू, तो क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? जी से। तो ये मास निकल गया। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या लाता है? मास। अब मतलब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड क्या है? जितना वॉल्यूम बॉडी का वॉल्यूम होगा जो इसके अंदर में हमने इंसर्ट किया, इसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम तुम्हारा लिक्विड का भी होगा। तो इसको क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को, चलो मैंने ले लिया रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मैंने ले लिया रो, इनटू। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इक्वल टू होता है मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। तो क्या लिख सकते हो? मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू रो इंटू डी, इंटू रो इंटू डी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। जितना बड़ा ये प्रोसेस है उतना ही छोटा इसका रिजल्ट आता है। देखेंगे तो एफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, चलो हमने क्या ले लिया? मास m, और बॉडी का जो डेंसिटी, जो बॉडी यहाँ पे है बॉब है, इसका डेंसिटी को हमने ले लिया d, तो d, और ये हो गया रो इंटू जी, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बायनेंसी। ये एक बायनेंसी फोर्स का एक्सप्रेशन है जो किधर लगता है? लिक्विड में किसी बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन पे लगता है। जो बॉडी इसको इमर्ज किए हैं इस पे एक ऊपर की ओर एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। टेंशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन का वैल्यू चेंज हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। टेंशन चेंज होगा, फोर्स का वैल्यू भी क्या हो गया? चेंज, और एंगल भी चेंज हो जाएगा। चलो एंगल कितना ले लें? अल्फा। हो सकता है लिक्विड के चलते फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा तो थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, तो ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा। अभी किस मीडियम की बात कर रहे हैं? लिक्विड मीडियम, ये अल्फा हो गया। ठीक है, और इसके साथ एक एडिशनल फोर्स ऊपर की ओर एग्जिस्ट किया, उस एडिशनल फोर्स को कहते हैं बायनेंसी फोर्स, एंड बायनेंसी फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? अपवर्ड, एफ डी, एंड दिस इज द बायनेंसी एफ डी, बायनेंसी फोर्स। ये एक एडिशनल फोर्स यहाँ पे डेवलप हो गया। बायनेंसी फोर्स का एक्सप्रेशन कितना होगा? m बाई डी, रो इंटू जी, और d क्या है ये पता है? डेंसिटी ऑफ द बॉडी, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी। अब इस सिचुएशन में हमको क्या करना है? इसको याद रखेंगे, इस एक्सप्रेशन को समझने में इजी होगा। एक फॉर्मूला ये निकला है, किस मीडियम के लिए ये फॉर्मूला है? एयर मीडियम के लिए। अब इसको हम रब नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। अब बताओ, अब इस लिक्विड मीडियम के लिए, इस लिक्विड मीडियम के लिए क्या चेंजिंग आएगा, कैसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन सेटअप करेंगे? तो इस फोर्स को हम यहाँ पे लिख के रखते हैं। तब तक tan थीटा का वैल्यू आया 1/mg, और क्या आया था? 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड q स्क्वायर 2l sin थीटा का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर ए बोलते हैं। ये एयर मीडियम के केस में। अभी हम बात कर रहे हैं लिक्विड मीडियम के केस के लिए। सो इन इक्विलिब्रियम
in equilibrium we can write this force balance with this force. यहाँ पे टेंशन T डैश है, क्योंकि टेंशन भी चेंज होगा, फोर्स भी चेंज होगा, एंगल भी चेंज होगा। तो बताओ इन इक्विलिब्रियम में T डैश साइन अल्फा कैन बी रिटन एज F डैश न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस एंड T डैश कॉस अल्फा इज इक्वल टू mg। mg तो लग रहा है नीचे। अच्छा बताओ T कॉस अल्फा प्लस क्या लिख सकते हो इसमें? दो फोर्स ऊपर क्यों लगाना? T डैश कॉस अल्फा और FB एंड FB इज इक्वल टू हाउ मच? mg। ये चेंजिंग आएगा। तो बोलो T डैश कॉस अल्फा कैन बी रिटन एज mg माइनस FB, mg माइनस FB। सो वैल्यू विल बी mg, FB का वैल्यू क्या मिला? m by d रो into g। सो कॉमन आउट mg 1 माइनस रो अपॉन। अब ये इक्वेशन कर दो इसको 3 और इसको इक्वेशन कर दें 4। अब 3 और 4 को अगर डिवाइड किया जाए देन व्हाट विल हैपन? नाउ 3 डिवाइडेड बाय 4, अगर दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा? ये टी डैश कैंसिल आउट एंड साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा टेन अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच? F डैश डिवाइडेड बाय mg 1 माइनस रो अपॉन d, ये मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा। कोई दिक्कत? इन इक्विलिब्रियम T डैश साइन अल्फा इक्वल टू F डैश एंड T डैश कॉस अल्फा प्लस FB इज इक्वल टू mg। नाउ tan अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन mg 1 माइनस रो अपॉन d, और F डैश का वैल्यू क्या आएगा? न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चार्ज को अगर हम वाटर में डाल दें तो चार्ज के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं, चार्ज वही रहेगा, मास चार्ज और मास में कोई चेंजिंग नहीं, वेट में चेंज हो जाएगा, वेट कुछ डिक्रीज कर जाएगा। तो बताओ इसके बीच का सेपरेशन क्या है? 2l sin अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर इसको b कह दें। अब हम देखना चाहते हैं कब क्या क्वेश्चन में क्या करता है कि कहता है कि अगर इसको वाटर में या किसी भी लिक्विड मीडियम में अगर इमर्ज करते हैं, थोड़ा सा और चेंजिंग करना है। यहाँ फोर्स डैश, यहाँ मीडियम की बात होती है, मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना ले लें? एप्सिलॉन r। तो यहाँ पे एक चीज छूट गया, इसको बोलते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। इसको बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड मीडियम। अब वाटर होगा तो 80 हो जाएगा, जो मीडियम डालोगे उसका यहाँ पे ये वैल्यू को पुट कर देंगे। अब इक्वेशन A और B को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? tan अल्फा एंड tan थीटा अपॉन tan अल्फा। ये हुआ एयर मीडियम के लिए, ये हुआ लिक्विड मीडियम के लिए। अब कुछ कैंसिल होने वाला है, क्योंकि कैंसिल mg कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, l 2l कैंसिल, साइन। ठीक है, तो क्या मिलेगा बताओ? ये वैल्यू चला जाएगा, एप्सिलॉन r ऊपर चला जाएगा, और क्या जाएगा? 1 माइनस रो बाय डी ऊपर चला जाएगा। चेक करते चले जाएं, और ये नीचे साइन स्क्वायर अल्फा ऊपर चला जाएगा, और क्या नीचे रह जाएगा बताओ? उसमें क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। चेक कर लेना। ए और बी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये सिचुएशन आएगा, यानी ये इक्वेशन डेवलप। ना अब क्वेश्चन क्या करेगा? इफ अल्फा इज इक्वल टू थीटा, ये क्वेश्चन में गिवन हो कि अगर हम लिक्विड मीडियम में डाल दें और अल्फा का वैल्यू उस थीटे के इक्वल हो जाए जो एयर मीडियम में था, देन एप्सिलॉन r का वैल्यू क्या होगा? इस वैल्यू को निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो अगर अल्फा का वैल्यू अगर थीटा के अगर इक्वल दिया जाए तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या मिलेगा? 1। इधर देखो साइन अल्फा स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये अल्फा और ये थीटा अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों भी क्या होगा? कैंसिल 1। तो क्या बचेगा? एप्सिलॉन r 1 माइनस रो अपॉन ये मिलेगा। तो क्या लिख सकते हो? 1 इज इक्वल टू
एप्सिलॉन आर डी माइनस रो अपॉन डी। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या मिला? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर? बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये। एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं पता है? एप्सिलॉन आर का वैल्यू मिलेगा डी अपॉन, इसको डिवाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, डी माइनस, ये रेडीमेड फॉर्मूला याद रखना है, रेडीमेड फॉर्मूला। अगर ये डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया जाए इस तरह का सिचुएशन, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द लिक्विड मीडियम, लिक्विड मीडियम का ये। और डी क्या है यहाँ पे? डेंसिटी ऑफ द बॉब। बॉब जो है इसका डेंसिटी, ये कोई मटेरियल का बना होगा उसका डेंसिटी दिया हुआ। और रो क्या है ये पता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है ना, ये रेडीमेड फॉर्मूला बन गया। अब देखो एक क्वेश्चन था इसी पे, ये आईआईटी का क्वेश्चन था, एक बार रुड़की में भी पूछा गया था इस सवाल को। तो देखो क्या दिया है, गिवन है, सब सारा चीज वही है। सिचुएशन मैंने बता दिया कि एक एयर मीडियम में रखेंगे, फिर उसको वाटर में डालेंगे या लिक्विड में डालेंगे, तो एंगल का जो वैल्यू होगा पहले एयर मीडियम के जैसा ही आएगा, सेम होगा। तो बताओ इस एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होगा? क्या क्या गिवन है बताओ। यहाँ दिया हुआ है डी, डी का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर की, और रो का वैल्यू दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर की। और सारा सिचुएशन को उसको रिटन में था, लिखा हुआ है सारा चीज। डी का वैल्यू, रो का वैल्यू दिया हुआ है। निकालने के लिए कह रहा है कि जो जिस मीडियम में मैंने इमर्ज किया पूरे सिस्टम को, होल सिस्टम को इसी मीडियम में डाला, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बहुत इजी, सारा सिचुएशन सामने है। तो बता यहाँ पे एप्सिलॉन आर का वैल्यू कैसे निकालोगे? देयरफॉर एप्सिलॉन आर विल बी, डी का वैल्यू बताओ, 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 माइनस 0.8, सो वैल्यू विल बी 1.6 डिवाइडेड बाय 0.8। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या मिला? सो एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या मिला? हमने पढ़ा भी है कि एप्सिलॉन आर जो होता है ना, एप्सिलॉन आर का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, 1 से बड़ा होता है, 1 के इक्वल। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं।